नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, मैं अकेला रह गया हूँ। दिवाकर जी के दोनों बच्चे जब छोटे थे, प्रशांत 10 साल और निशांत 8 साल के, तभी उनकी पत्नी माला गंभीर बीमारी से गुजर गई। उन्होंने अपने दोनों बच्चों के चेहरे देखते हुए शादी नहीं की कि उनकी पत्नी बनकर घर में कदम रखने वाली स्त्री इन दोनों बच्चों की मां नहीं बन सकेगी और इन दोनों को अपनी मां के बिछोह के साथ साथ दूसरी माँ के सौतेलेपन का दर्द भी झेलना पड़ेगा। यही सोचकर उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और अपनी पूरी जवानी अकेले रहकर इन दो बच्चों की परवरिश करते हुए काट दी। सुबह उठकर बच्चों का लंच बनाते, उन्हें खिलाते और दोनों को स्कूटर पर बैठाकर स्कूल छोड़ते, तब अपने ऑफिस जाते। इस तरह वर्षों निकल गए। दिवाकर जी एक सरकारी ऑफिस में काम करते थे। किसी तरह समय निकालकर बच्चों को स्कूल से लेकर घर आते तो कभी कभी जब उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, बच्चों को अकेले ही आना पड़ता। ऑफिस से लौटते तो फिर रात का खाना भी तैयार करते। इसी तरह दुर्वह परिस्थितियों से जूझते हुए उन्होंने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, जिसके कारण प्रशांत एवं निशांत अपने मुकाम तक पहुंच भी गए। उन्हें इसी बात की तसल्ली रहती थी कि उनके दोनों बच्चों को अच्छी अच्छी जॉब भी मिल गई थी। अच्छी लड़कियां देखकर उन्होंने उन दोनों की शादियां भी कर दी और दोनों बच्चे दिल्ली में रहने लगे। उनके दिल्ली में सेटल कर जाने के बाद दिवाकर जी अपने घर और अपने छोटे से शहर में अपनी नौकरी के शेष दिन काटने के लिए अकेले बच गए। फिर भी निश्चिंत थे। बेटों को सेटल करके उनके दिल पर से एक बड़ी चिंता का बोझ हट गया था। लगता था कि उन्होंने दो बेटियों को विदा कर दिया था या किसी बड़े यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी थी। जल्दी ही रिटायर हो जाऊंगा तो दिल्ली जाकर अपने बच्चों के साथ रहूंगा, हमेशा यही सोचा करते थे। दिल्ली में अपना एक दो कमरों का फ्लैट भी ले लिया था, जिसमें प्रशांत अपने परिवार के साथ रहता था। छोटा बेटा निशांत किराए के फ्लैट में रहता था। कम से कम एक बेटे को तो वे फ्लैट खरीद कर दे सके थे और लोन लेने से बचा लिया था, जिसका बहुत संतोष उनके मन में था। अब अपने रिटायर होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बस कुछ दिनों की बात है, उनकी नौकरी के बचे हुए कई वर्ष इसी आशा और खुशी में गुजर गए। जिस दिन से वे सेवानिवृत्त हुए उस दिन वे खूब खुश थे। अपनी सेवानिवृत्ति की मिठाई खाते हुए उन्होंने अपने सहकर्मियों से कहा, अब मैं चला जाऊंगा दिल्ली और वहीं बच्चों के साथ रहकर जिंदगी बिता लूंगा। ईश्वर की दया से मेरे बच्चे सभी योग्य निकल गए, अच्छी अच्छी जॉब में हैं। उनके मित्र नरेंद्र अग्रवाल ने भी कहा, ठीक ही तो कह रहे हैं आप दिवाकर जी, अब आपको क्या करना है? अपनी सारी जिम्मेवारी आप पूरी कर चुके हैं। आप दिल्ली जाइएगा और वहां बहू के हाथ के बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइएगा और मौज कीजिएगा। आपने जिंदगी भर मेहनत की है। तब दिवाकर जी ने भीतर से खुश होते हुए कहा, हाँ, आप सही कहते हैं नरेंद्र जी। प्रशांत और निशांत भी बुला रहे हैं। अब मुझे वहीं चले जाना है। वहां चला जाऊंगा तो आप लोगों की याद बहुत आएगी। उनके दूसरे मित्र सदानंद ने कहा, इसी को कहते हैं खुशनसीबी। अब दिल्ली जाइए और आराम कीजिए। अपना सारा जीवन बच्चों में लगा दिया आपने। अब आपको इस मेहनत का मीठा फल खाने को मिल रहा है। धीरेन्द्र कुमार ने कहा, आपकी तरह सब कोई खुशनसीब नहीं होता। और सचमुच दिवाकर जी ने दिल्ली का रिजर्वेशन सेवानिवृत्ति की तारीख से एक हफ्ते बाद का करवा कर रखा था। उनकी तो इच्छा थी कि अवकाश प्राप्ति के दूसरे या तीसरे दिन ही चले जाएं, लेकिन एक सप्ताह का समय इसलिए ले लिया कि अच्छी तरह से अपने सामान तैयार कर लेंगे और इस घर को भी संभाल देंगे, तब जाएंगे। आने का कोई ठीक नहीं था। हालांकि न जाने का सामान अधिक था और न ही घर में बहुत अधिक कुछ जोड़ पाए थे। बिना घरनी के क्या जोड़ते? फिर भी घर की थोड़ी चिंता थी, पर उससे अधिक जाने का उत्साह था। खिला कचनार बने हुए दिल्ली पहुंच गए। जिन्हें स्टेशन पर रिसीव करने के लिए प्रशांत और निशांत दोनों आए। दोनों बेटों को देखकर उनकी छाती पुष्ट हो गई।
कार में उन दोनों के साथ बातें करते, हंसते मुस्कुराते चले। स्वयं तो कार खरीद नहीं सके थे, अपनी खुद की कार में घूमने का स्वप्न बेटे की कार में बैठकर पूरा कर रहे थे। इसीलिए दुगुनी खुशी थी। अपने फ्लैट में पहुंचे, जिसमें प्रशांत रह रहा था, तो देखकर दंग रह गए। आधी जिंदगी बिना पत्नी के गुजारने वाले दिवाकर जी भूल चुके थे कि स्त्री कैसे चार दीवारों को अपने हाथों से जादूगरी से घर में तब्दील कर देती है। अपना सजा संवारा फ्लैट जो देखा तो सोचना पड़ा कि उन्होंने तो फ्लैट खरीदा था, उसको संवार कर बहू ने घर बना दिया था। मन में पूरा संतोष हुआ और अपने बेटे बहू पर गर्व भी। उन्हें लगा कि वे दिल्ली अपने बेटे के यहाँ नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के मुकाम पर पहुंच गए हैं। उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ और वहां उनके कई दिन आनंद के आकाश में उड़ते हुए बीत गए। मन का पंछी आकाश में उड़ते हुए खुशनसीबी के गीत गा रहा था। लेकिन एक महीना बीतते न बीतते यथार्थ की रूखड़ी जमीन पर उसे उतरना ही पड़ा। एक दिन बड़ी बहू ईसा ने कहा कि वे बच्चे को स्कूल छोड़ दें। उसके बाद बच्चे को स्कूल छोड़ना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया, जिससे उनका सवेरे का टहलना बंद हो गया और घुटनों में दर्द रहने लगा। स्कूल से लौटते तो नाश्ता करते करते देर हो जाती, तब तक एसिडिटी से ग्रस्त हो जाते और उनके घुटने भी टीसने लगता। अब वे देख रहे थे कि इस घर में कोई उनकी फिक्र नहीं करता था। सब अपनी अपनी धुन में खोए हुए रहते थे। वे किसी से दो शब्द बोलने के लिए भी तरस जाते और मौन साध कर बैठे रहते। लगता था जैसे कि वे घर में नहीं प्लेटफॉर्म पर बैठे हों। शाम को ईसा सब्जी लाने जाती थी। अब पापा जी आ गए तो यह काम उसने पापा जी के हवाले छोड़ दिया, जिसके कारण दुखते हुए घुटनों का दर्द बर्दाश्त करते हुए वे सब्जी भी लाने लगे। महीना भर से ऊपर बीता तो एक दिन निशांत उनसे मिलने आया। बड़ी देर तक वह उनसे बातें करता रहा। थोड़ी देर बाद ईसा भी वहीं आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा को अपने यहाँ कब बुला रहे हो? वे तुम्हारे यहाँ जाने के लिए बेचैन हैं। यह सुनकर दिवाकर जी ने अचंभित होकर ईसा को देखा। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। ईसा की मनसा समझकर वे कुछ नहीं बोल पाए, पर उसकी मुस्कुराहट उनके कलेजे में चुभ गई। प्रशांत अपने काम में व्यस्त रहता था और ईसा और आयुष के लिए तो वे अभी तक अजनबी ही बने हुए थे। इस पूरे घर में दिवाकर जी एक गैर जरूरी सामान की तरह सबके सामने होकर भी सबकी नजरों में अनुपस्थित रहते थे। कुछ दिनों बाद निशांत उन्हें अपने फ्लैट में ले गया। उसका भी भरा पूरा घर देखकर वे बहुत खुश हुए, लेकिन पिछला अनुभव याद कर तुरंत एक उदासी ने उन्हें घेर लिया। यहाँ की कहानी भी बहुत कुछ ऐसी ही थी। निशांत का बेटा सरल अभी छोटा था, स्कूल नहीं जाता था, इसलिए उसे संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। अब बगल के ग्वाले के यहाँ से आंखों के सामने निकाला गया दूध भी उन्हें ही जाकर लाना पड़ता था, क्योंकि सरल को पीने के लिए शुद्ध दूध चाहिए था। सुबह सुबह दूध लाने पैदल निकलते तो थोड़ा संतोष होता कि इसी बहाने टहलना हो जा रहा है, लेकिन यहाँ भी उनके लिए रिश्तों की संज्ञाएं लुप्त हो गई थी। वे किसके कौन थे? उनके दुख सुख की किसी को परवाह नहीं थी और उनकी हर जरूरत मुंह खोले खड़ी रह जाती थी। अतः एक महीना निशांत के घर में काटने के बाद अपने अरमानों के टुकड़े, अपने बहुत सारे कपड़े लत्तों के बीच छुपाए हुए वे अपनी पुरानी दुनिया में लौट आए, जहां आकर जिंदगी ने धीरे धीरे फिर अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली। इस छोटे शहर ने अपने चिर परिचित दिवाकर बाबू का नाम फिर से उचारना शुरू कर दिया। वे अभी भी सबकी यादों में बने हुए थे। उनकी पुरानी दिनचर्या, उनका इधर उधर आना जाना फिर प्रारंभ हो गया और अब वे अपना जीवन अपने ढंग से जी रहे थे। अकेलापन खलता था जरूर, लेकिन उसे दूर करने के उपाय भी थे। उस दिन दिवाकर जी बाहर से घूमकर लौट रहे थे, तो न जाने कैसे ठीक अपने घर के सामने ही गिर गए। उन्होंने उठने की बहुत कोशिश की, परंतु उठ नहीं सके। कुछ राहगीरों ने देखा तो दौड़े आए। तब तक उनके पड़ोसी अरुण जी भी आ गए। राहगीर और अरुण जी ने मिलकर उन्हें घर के भीतर पहुंचा दिया। उन्होंने एक और मेहरबानी की कि अस्पताल ले जाकर उनके पैर का प्लास्टर करवा दिया।
और उन्हें वापस घर ले आए। पर अब उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, कोई खाना बनाकर भी देने वाला नहीं। कुछ दिनों तक अरुण जी ने अपने घर से खाना मंगवा कर खिलाया और उन्हें सुझाव दिया। दिवाकर जी, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। आपके लिए खाना बनाने तथा घर के अन्य कामों के लिए किसी को कहता हूँ, क्योंकि इस तरह कैसे चलेगा। दिवाकर जी ने अपने दोनों बेटों को फोन किया कि दोनों बहुएं बारी बारी से यहाँ आ जाए और एक एक महीने तक संभाल दे। उसके बाद फिर देखा जाएगा। तब तक तो उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। प्रशांत ने जवाब दिया, पापा, अभी तो ईसा का जाना मुश्किल है और वह एक बीमार व्यक्ति की देखभाल भी नहीं कर पाएगी। आप कोई नौकर रख लीजिए, हम पैसे भेज देंगे। नाउमीदी में भरे हुए उन्होंने छोटे बेटे को फोन किया। बोले, मेरा पैर टूट गया है निशांत। कैसे हुआ यह सब? अरे, मैं सड़क पर गिर गया, ठीक घर के सामने। वह तो कहो कि बेचारे अरुण जी जैसा सज्जन पड़ोसी मिला है मुझे, जिसने अस्पताल ले जाकर मेरा प्लास्टर करवा दिया है। लेकिन अब मुझे खाना पीना बनाकर कौन देगा? एक महीने के लिए बहू को भेज देते तो आराम हो जाता। निशांत ने कहा, रीना की माँ बीमार है पापा। वह तो अपने मायके गई हुई है, माँ की सेवा के लिए। आप किसी को खाना बनाने के लिए रख लेते तो अच्छा होता। यह सुनकर दिवाकर जी को बड़ी पीड़ा हुई, निरुत्तर भी हो गए। इसके आगे क्या कहते? स्पष्ट था दोनों टाल मटोल कर रहे थे। बातचीत के दौरान दोनों में से किसी ने यह नहीं कहा, पापा, मैं आ रहा हूँ आपको देखने के लिए, जिसे सुनने का इंतजार उनके कान करते रह गए। किसी ने बीमार पिता को आकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। अपना एक एक दिन देखकर उन्होंने दोनों बच्चों को बड़ा किया था और एक एक पैसा जोड़कर उनके लिए फ्लैट खरीद दिया था। सारी जिंदगी पानी के लिए जिस तालाब को खोदते रहे, न जाने कैसे वह पानी के बदले रेत से भरता रहा। क्या जीवन की शाम अकेले गुजारने के लिए ही उन्होंने अपनी जवानी अकेले रहकर गुजार दी? दरअसल वे एकाकी ही थे। जिन्हें अपना अंश समझते रहे, वे सब छायाएं थी। उन्हें जब पकड़ने की कोशिश की तो हाथ में कुछ नहीं आया। अभी वे असहाय निरुपाय बने बिस्तर में पड़े हुए थे और कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं था। वे अब किसको कहते यहाँ आने के लिए? बेटों से बातें करने के बाद आंखों की कोर से दो बूंदें लुढ़क गई। अब उन्हें अपने पड़ोसी अरुण जी से ही उम्मीद थी कि वे किसी को उनकी सेवा के लिए रख देंगे। कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनके लिए सीधा सादा खाना बना दे और शरीर से लाचार हो गए उनको उठा बैठा कर उनकी दिनचर्या पूरी करवा दे। और सचमुच अरुण जी ऐसे जुगाड़ू व्यक्ति निकले कि उन्होंने ढूंढ ढांट कर एक पुरुष को तो नहीं बल्कि एक स्त्री को उनके सामने हाजिर कर दिया। करीब 35-40 साल की एक स्त्री उनके सामने खड़ी थी। एक स्त्री को देखकर वे मन ही मन चौंके कि यह खाना बनाने के अतिरिक्त क्या कर पाएगी। तब उनके दिल की बात समझते हुए अरुण जी ने उनके कान में धीरे से कहा, बहुत ढूंढा लेकिन कोई आदमी न मिला। एक ही गरीब औरत मेरे जान पहचान की थी, जिसको मैंने कहा तो वह तैयार हो गई। अब इसी से काम चलाइए। फिर उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, देखो मंटू की माँ, यही दिवाकर जी हैं जिनके बारे में मैं कह रहा था। बेचारे का पैर टूट गया और ये बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इस घर में तो कोई दूसरा है नहीं जो इनकी देखरेख करेगा, तो तुम कुछ महीनों के लिए इनकी सेवा टहल कर दो। जो पैसा कहोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। दिवाकर जी तुम्हें देने में कंजूसी नहीं करेंगे, इतना तुम जान लो। दिवाकर जी ने देखा उस स्त्री के साथ उसका 10-12 साल का एक बच्चा भी खड़ा था, गंदी सी कमीज और पैंट पहने हुए। वह औरत सचमुच गरीब और बेसहारा लग रही थी, जिसके गोरे गालों पर झाइयां उभर आई थी और आंखों से निराशा झांक रही थी। अरुण जी ने दिवाकर जी से कहा, देखिए, इसको एक छोटा बच्चा भी है, मंटू, जो अपनी माँ के साथ ही रहेगा। इसके भी पति नहीं है, बेचारी अकेली किराए में रहती है, पर अभी कुछ दिनों तक आपकी खाली कोठरी में रह लेगी और आपकी सेवा कर दिया करेगी। दिवाकर जी को यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि कोई तो इस संकट से उबारने वाला आ गया।
वे अरुण जी के प्रति कृतज्ञ होकर बोले, अरुण जी, आपने इस मुश्किल समय में मेरी मदद करके सगे भाई की भूमिका निभाई है। आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरुण जी ने कहा, क्या बात करते हैं दिवाकर जी, हम लोग हमेशा से पड़ोसी बनकर रहे हैं, इतनी भी अपेक्षा आप मुझसे नहीं करते हैं। ऐसा न कहिए। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ। इसका नाम शोभा है, लेकिन लोग इसे मंटू की माँ बोलते हैं। अब मंटू की माँ आपके सब काम कर दिया करेगी। यह बोलकर अरुण जी चले गए तो शोभा ने कहा, मैं अपना बैग कहाँ रखूं? दिवाकर जी ने कहा, देखो, यह जो बगल वाली कोठरी है, इसमें तुम अपना बैग और बाकी सामान रख दो और इसी में रहो। बगल में रहोगी तो जब जरूरत होगी तो तुम्हें पुकार भी लूंगा। सामने रसोई घर है, वहां सब कुछ मिल जाएगा, जो समझ में आए बना लो। शोभा ने कोठरी में अपना सामान व्यवस्थित कर दिया और उसके बाद निश्चिंत होकर दिवाकर जी की परिचर्या में लग गई। वह उनसे जुड़े सारे काम करती थी। इसी बीच जाकर रसोई भी संभालती, समय पर खाना, दवा, उठाना बैठाना सब करती। दिवाकर जी उसकी सेवा भावना और काम करने का ढंग देखकर चमत्कृत रह गए। पर उसके औरत होने से यह समस्या हो जाती कि शौच आदि के लिए वे उससे कैसे कहें। ऐसे समय में शोभा अपने बेटे मंटू को बुला लेती, जिसके लिए वह बड़ी मुश्किल से तैयार होता था। दोनों माँ बेटे मिलकर दिवाकर जी की सेवा टहल कर रहे थे और वे इस स्त्री के उपकार के तले दबे जा रहे थे। जब अपनों ने ना कह दिया तो यह गरीब औरत समर्पित भाव से उनका हर काम कर रही थी। इतना ही नहीं, समय मिलने पर वह घर भी संभाल दिया करती थी। शोभा अक्सर भूल जाती थी कि यह घर उसका नहीं है, और कभी याद भी आता कि यह पराया घर आंगन है, तो सोचती कि जितने दिन वह यहाँ है उतने दिन मन से काम कर दे। जब जाने के लिए कहा जाएगा तो चली जाएगी। एक स्त्री के हाथों का स्पर्श मिलने से घर व्यवस्थित हो चला था। दिवाकर जी को अपनी जिंदगी के पुराने दिन याद आने लगे थे, जब माला जीवित थी। उस समय घर की सारी दीवारें बोलती रहती थी। माला के गुजरते ही सारा घर आंगन निष्प्राण होकर अटूट चुप्पी में डूब गया था। पर उसमें अब फिर से सुगबुगाहट लौट आई थी। नाश्ते के बाद सुबह अक्सर चाय, जूस या फल लेकर चली आती थी। दिवाकर जी जब जब उसे देखते, तब तब उसके चेहरे में ना मिटने वाली मायूसी दिखाई पड़ती। उसके दर्द को जानने की कोशिश करते, लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लगी रहती। वे यह भी सोचने लगते कि कुछ महीनों बाद तो इसको जाने के लिए कहना ही पड़ेगा। तब यह कहाँ जाएगी? उसका जीवन कैसे चलेगा? न उसका अपना घर है, न पति। उनकी नजर जब मंटू पर पड़ती तो वह बहुत खुश दिखाई देता। यहाँ वह सुख से रह भी रहा था और स्कूल भी जा रहा था। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया था। लेकिन इस घर से निकलते ही दोनों माँ बेटे की सारी सुख सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। आजकल की दुनिया में पैसे लेने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर सच्चे दिल से सेवा करने वाला कोई नहीं मिलता। न जाने क्यों शोभा के व्यवहार का अपनापन उन्हें माला की याद दिला देता था, और उन्हें यह एहसास होने लगता कि माला उनके आसपास ही मंडरा रही है, जबकि माला को गुजरे एक लंबा समय बीत चुका था। इधर जब से शोभा उनकी देख रेख करने लगी थी, तब से नींद में उनके मुंह से कई बार माला माला निकल जाता था। एक दिन शोभा ने उनसे पूछा, आप नींद में माला माला कहकर किसको पुकारते हैं? यह सुनकर दिवाकर जी चौंके। क्या, मैं माला माला पुकारता हूँ? हाँ, मैंने कई बार सुना है आपको नींद में बड़बड़ाते हुए। यह माला कौन है? माला तो मेरी पत्नी का नाम है। ओह, यह कहकर शोभा चुप हो गई। शोभा की देख रेख से दिवाकर जी जल्दी ही अच्छे होने लगे। न केवल शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ होने लगा था। कांटों की तरह चुभने वाली बहुत सारी दुख भरी यादें बिसर गई। अब वे दिन भी आ गए थे जब दिवाकर जी अपने पैरों पर खड़े होने लगे और शोभा की सहायता लेकर चलने भी लगे। उनकी जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। शोभा को तो कुछ दिनों के लिए रखा गया था, लेकिन अब उसे छुट्टी देने की बात सोचते ही एक अजीब सा भय और असुरक्षा का भाव उन्हें घेर लेता।
क्योंकि उसके जाने के बाद से वे नितांत अकेले हो जाएंगे। तब कौन देखेगा उन्हें? जिंदगी ऐसी अभिनेत्री है जो कब क्या रूप बना लेगी कोई नहीं जानता। अगर वह भूतनी बन गई तो? एक दिन गोधूली में प्रशांत का कॉल आया। औपचारिकता बस किए गए इस संक्षिप्त कॉल में अपनापन की थोड़ी सी भी नमी न पाकर दिवाकर जी का मन उदासी और निराशा में डूब गया। कमरे में शाम का अंधेरा भी आकर पसर गया था, जिससे वे बेचैन हो उठे। अंतर का विषाद चेहरे पर छा गया। तब तक शोभा ने आकर बत्ती जला दी और उनकी ओर देखते हुए पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर एक बात तुमसे पूछूं। यह सुनकर शोभा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखा। तुम ठीक हो शोभा? जब भी देखता हूँ तुम हमेशा उदास दिखती हो। शोभा ताज्जुब से भर गई कि यह व्यक्ति आज इस तरह का प्रश्न क्यों पूछ रहा है। उसने कहा, यह तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम कभी हंसती मुस्कुराती नहीं हो। दिवाकर जी ने कहा, मैं हंसना भूल गई हूँ। जीने के लिए हंसना या खुश रहना जरूरी थोड़े ही है। यह सुनकर दिवाकर जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। शोभा भी वहीं खड़ी रही। तब दिवाकर जी ने कहा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे से उदासी की छाया हट जाए। मैं आज ठीक हो गया हूँ तो तुम्हारे ही कारण। तुम चली जाओगी तो कौन देखेगा मुझे? शोभा ने कहा, ऐसा क्यों कहते हैं? मैं स्वयं तो आपको छोड़कर नहीं जा रही, पर आप जब जाने के लिए कह देंगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पर मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं जानती। मेरा भी तो कोई नहीं है, एक मंटू को छोड़कर। उसके सिर पर भी पिता का साया नहीं। यह कहते हुए वह पीछे मुड़ी और जाने लगी। दिवाकर जी ने शोभा का हाथ पकड़ लिया। तुम मत जाओ शोभा। शोभा ने कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं किस तरह यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हूँ? हाँ शोभा, तुम रह सकती हो हमेशा। तुम ही रह सकती हो। देखो, तुमको छोड़कर कौन है मेरे पास? मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। शोभा आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।